हेलो एवरीवन, फिजिक्स विद पी के स्वामी में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी आरबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर चल रहा था न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है नाभिकीय बल। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। देखिए स्टूडेंट, हम ये चीज जानते हैं कि नाभिक का जो साइज है, नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है। जैसे ये अपना नाभिक है तो इसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हम जानते हैं। इस नाभिक में दो तरीके के पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसका जो साइज है 10 की घात -15 मीटर, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दर्शा दिए हैं। ठीक है, ये इसका साइज है जिसको हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट 10 की घात -15 मीटर, एक फर्मी कोटि का ये होता है। अगर z का मान 20 या 30 से कम है, z का मान 20 या 30 से कम है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये काफी स्पेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिल जाएगा, वो यहां पर रह लेंगे। पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। अब जब संख्या बढ़ जाएगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो कूलाम फोर्स लगता है, जो विद्युत बल लगता है, उसका मान बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आवेश जो है उनके बीच कूलाम फोर्स लगता है, विद्युत बल लगता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। इसका मतलब नाभिक फिर स्थायी नहीं रहना चाहिए। परंतु हम ये बात जानते हैं कि नाभिक क्या है, स्थायी है। अब नाभिक का स्थायित्व तभी बना रह सकता है जब इस फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कूलाम फोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई और भी बल यहां मौजूद हो। तो इस नाभिक का जो स्थायित्व है वो है नाभिकीय बल के कारण। प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एक प्रबल आकर्षण बल लगता है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल जो है वो आकर्षण प्रकृति का है। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है। इसके अलावा नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं होता। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ? आवेश पर निर्भर नहीं है मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन सब के बीच समान रूप से यह बल लगता है। इन सब के बीच समान रूप से यह फोर्स लगता है। समझ गए सभी? ये प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल होता है। प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल, सबसे प्रबलतम, सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो नाभिकीय बल है। अगर हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें दूसरे बलों से तुलना करते हुए, जैसे गुरुत्वीय बल है या इलेक्ट्रिक फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये जो एक अनुपात ले रहा हूं मैं, अगर हम गुरुत्वीय बल को 1 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स 10 की घात 36 होगा और न्यूक्लियर फोर्स 10 की घात 38 होगा। यानी कि गुरुत्वीय बल से नाभिकीय बल जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10 की घात 38 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स से हम देखें तो 10 की घात 2 गुना, 100 गुना फोर्स ये ज्यादा लगता है। अब देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तब तो ये आकर्षण प्रकृति का है और इसकी जो परास है वो बहुत कम होती है। ये लघु परास वाला बल है क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के बीच ही ये लगता है। केवल 10 की घात -15 मीटर इसकी परास होती है।
परंतु न्यूक्लियॉन्स के बीच अगर दूरी कम होती जाएगी तो इस बल की जो प्रकृति है वो प्रतिकर्षणात्मक हो जाएगी, रिपल्सन होगा फिर। ठीक है। और एक प्रयोग के अनुसार 0.5 गुणा 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर 0.5 गुणा 10 की घात -15 मीटर से कम है तो इस बल की प्रकृति रिपल्सन की हो जाती है, प्रतिकर्षणात्मक हो जाती है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, कुछ गुण लिखे हैं नाभिकीय बल के बारे में। ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, स्थितिज ऊर्जा और न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी का ग्राफ बनाते हैं। स्थितिज ऊर्जा और न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी एक ग्राफ बनाते हैं हम, जो ग्राफ स्थितिज ऊर्जा, इधर मैं ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी को और एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी को। ये दूरी मैंने ली है फर्मी में और एनर्जी को हम ले रहे हैं जूल में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बेटा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे वो। ठीक है। न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी का ये ग्राफ है और ये ग्राफ लगभग इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये लीजिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं R0। ये जो डिस्टेंस है वो है 0.8 फर्मी, मतलब 0.8 फर्मी पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है, इसको -100 दिखाया है। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, ये डिस्टेंस है 0.5 फर्मी। अभी हमने एक गुण लिखा था कि 0.5 फर्मी अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस है या उससे कम की दूरी है तो बल की जो प्रकृति है वो प्रतिकर्षणात्मक होती है। एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा अगर नेगेटिव है, नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा बल की आकर्षण प्रकृति को दर्शाएगा, बल की आकर्षण प्रकृति को दर्शाएगा। और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी U अगर नेगेटिव है तो बल आकर्षण प्रकृति को होगा और अगर U पॉजिटिव है तो बल की जो प्रकृति है वो प्रतिकर्षणात्मक होती है। तो ऐसा ग्राफ न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी के मध्य प्राप्त होता है। यहां पर मैं लिखता हूं 4, यहां 3, ये 2 और ये 1, ये फर्मी में है सभी डिस्टेंस। पहली बात ये कि जब R का मान R0 से कम है, R0 किसको कहा हमने? R0 0.8 फर्मी को कहा है। जब न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 फर्मी है तो न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन R, उसका मान ऋणात्मक और न्यूनतम होता है, यानी कि इस दौरान जो आकर्षण बल है वो अधिकतम होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव है तो वो दर्शाएगी आकर्षण बल की अधिकतम मान को। अब अगर R की वैल्यू, न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो R0 से कम हो रही है, न्यूक्लियॉन्स और पास आ रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो U का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम R0 से लेफ्ट साइड में चलेंगे, 0.8 फर्मी से लेफ्ट साइड में जैसे जैसे चलेंगे, U का मान देखिए क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और R का मान जब 0.5 FM 0.5 गुणा 10 की घात -15 मीटर हो जाएगा, तब
u का मान क्या हो जाता है 0। यहां पर u कितनी हो गई 0.5 fm पर u 0। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 है। अब अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो धनात्मक हो जाएगी, और r का मान अगर 0.5 fm से कम कर देंगे तो u का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम r का मान 0.5 fm से इधर चले हम, तो u का मान बढ़ने लग जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। इस दौरान जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। समझ में आए सभी को। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे r का मान r0 से अधिक होता जाएगा, r का मान हम राइट साइड में चलेंगे, r0 यानी कि 0.8 fm से 0.8 फर्मी से अधिक होता जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, परंतु 4 fm पर u का मान लगभग 0 हो जाएगा। मतलब 0.8 fm से 4 fm तक जो u है वो कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। u का मान ऋणात्मक ही रहता है। इसका मतलब जो बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, आकर्षण की होती है। तो ये था न्यूक्लियॉन्स के बीच बल, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। सभी को समझ में आया होगा बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी दो स्रोत होते हैं, दो कारणों से न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है। कि जब, पहला कारण लिख रहा हूं, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और दूसरी बात, जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो या अधिक हल्के नाभिक बनाता है, इन दोनों ही कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। दोनों ही कंडीशन में, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, या फिर जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक बनाता है, दोनों ही कंडीशन में एनर्जी मुक्त होती है, और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जो अभिकारक है, अभिकारक कौन होगा, अभिकारक जो नाभिक मिल रहे हैं या जो नाभिक टूट रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में तो जो नाभिक टूट रहा है वो अभिकारक, और इस कंडीशन में जो नाभिक मिल रहे हैं वो अभिकारक है। अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे A प्लस बी मिले और इन्होंने C प्लस डी बना दिया, ठीक है, या C बना दिया। A प्लस बी मिले और C बना दिया, तो A और B को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, और C को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो इसके द्रव्यमान से अधिक होगा, यानी कि Ma प्लस Mb, ये इन दोनों का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान Mc, ये दोनों का अंतर आ गया, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान का। अब आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसके अनुसार ये जो द्रव्यमान में कमी हुई है, उत्पाद का जो द्रव्यमान कम हुआ है, ये कमी किसके रूप में चेंज हो जाती है,
ये कमी ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हमने रेडियो एक्टिवता पढ़ी थी, थोड़ी सी बातें हम और करते हैं। तो रेडियो एक्टिवता के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, एक शब्द पढ़ा था, नाभिकीय विघटन। नाभिकीय विघटन। और अब हम एक शब्द नया सुन रहे हैं, नाभिकीय विखंडन। ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों शब्द, नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन, अलग अलग शब्द है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। नाभिकीय विघटन एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें अल्फा, बीटा या गामा कण उत्सर्जित होते हैं। ये जो है वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। नाभिकीय विखंडन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है और इसमें नए नाभिक बनते हैं। और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी यहां भी रिलीज होगी, ठीक है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, विघटन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि विखंडन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब नाभिकीय विघटन के दौरान किसी भी नाभिक से अल्फा, बीटा या गामा कण उत्सर्जित हो जाते हैं तो एक नया नाभिक बनेगा। नए नाभिक का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जिस नाभिक का विघटन हुआ है उसके नजदीक ही होते हैं, परंतु नाभिकीय विखंडन में जो नए नाभिक बनते हैं उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या विखंडित होने वाले नाभिक से बहुत अंतर पर होते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक जो है वो उसका अंतर बहुत ज्यादा होता है विखंडित होने वाले नाभिक से। तो ये दोनों का अंतर था, विघटन और विखंडन का। अब हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इसकी जो खोज है वो वैज्ञानिक ओटो होन तथा स्ट्रोसमैन ने की थी। ओटो होन तथा स्ट्रोसमैन ने इसकी खोज की थी। खोजकर्ता थे वैज्ञानिक ओटो होन तथा स्ट्रोसमैन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 92 यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बौछार की। 92 यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बौछार की तो 56 बेरियम 148 तथा 36 क्रिप्टॉन 88 प्लस 3 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। मतलब 92 यूरेनियम 238 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की गई तो 56 बेरियम 148 और 36 क्रिप्टॉन 88, ये बेरियम का परमाणु क्रमांक, क्रिप्टॉन का ये द्रव्यमान संख्या है, और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जैसे ये एक नाभिक है अपना 92 यूरेनियम 238, इसके ऊपर किसकी बौछार की गई है, न्यूट्रॉन की, 0n1 की, तो ये विखंडित हो जाएगा, ये विखंडित हो गया, ठीक है। अब इससे 2 नए नाभिक का जन्म होता है, एक है 56
बेरियम 148 और एक है 36 क्रिप्टॉन 88। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन इससे निकलते हैं और अत्यधिक एनर्जी यहां से निकलती है। ये लीजिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसका नाम नाभिकीय विखंडन है। अब देखिए, यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं बेटा। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, 2 आइसोटोप इसके होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235, दूसरा होता है यूरेनियम 238। ओटो होन तथा स्ट्रोसमैन ने सबसे पहले जिस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया वो था यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बौछार की थी। 2 नए नाभिक बन गए, 56 बेरियम 148 और 36 क्रिप्टॉन 88। 3 न्यूट्रॉन इसमें मुक्त हुए और अत्यधिक एनर्जी मुक्त हुई। इस घटना को नाम दिया गया नाभिकीय विखंडन। पर बाद में जब और एक्सपेरिमेंट हुए तो उस समय यह पता चला कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ठीक है, और इनका जो अनुपात है, इनकी उपस्थिति का अनुपात, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 की जो उपस्थिति का अनुपात है वो 1:145 होता है। मतलब एक सैंपल ले हम, किसी भी सैंपल में जो यूरेनियम 235 है और 238 है उसकी मात्रा की बात करें तो यूरेनियम 238 की जो मात्रा है, यूरेनियम 238 की मात्रा वो 99.3% होती है, जबकि यूरेनियम 235 की जो मात्रा है वो केवल 0.7% होती है। यानी कि ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 है और कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में यूरेनियम 235 है। परंतु यहां पर एक चीज और भी है कि यूरेनियम 238 का विखंडन, यूरेनियम 238 का विखंडन उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन, उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन से ही संभव है। यूरेनियम 238 का जो विखंडन है वो केवल उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन से ही संभव है जिनकी एनर्जी लगभग 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जिनकी एनर्जी लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी के जब न्यूट्रॉन का हम यूरेनियम 238 पर बौछार करेंगे, बमबारी करेंगे, तब यूरेनियम 238 का विखंडन हो सकता है। परंतु यूरेनियम 235 का विखंडन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन अथवा तापीय न्यूट्रॉन अथवा तापीय न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिनकी ऊर्जा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है से संभव है। देखिए, यूरेनियम 238 का तो विखंडन उच्च ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ही संभव है, जबकि यूरेनियम 235 का जो विखंडन है वो तापीय न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी केवल 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उससे ही संभव होता है। इसका मतलब हम अगर एनर्जी को बचाना चाहते हैं तो यूरेनियम 235 का विखंडन करवा सकते हैं, परंतु इसकी जो मात्रा है वो कम होती है। अगर हम यूरेनियम का सैंपल लेते हैं तो केवल 0.7% ही उसमें कौन होता है, उसमें केवल 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है। इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हुए तो यूरेनियम 235 का विखंडन किया गया, क्योंकि इसका विखंडन आसान है।
कम ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन है, तापीय न्यूट्रॉन जिनको कहते हैं, उनसे भी यूरेनियम 235 का विखंडन पॉसिबल है। तो यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की तो एक मध्यवर्ती बनता है 92 यूरेनियम 236। अब 92 यूरेनियम 236 का विखंडन होता है तो एक बना 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन, 3 इसमें न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और प्लस एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार की, मध्यवर्ती बना 92 यूरेनियम 236, फिर एक नया नाभिक 54 जिनोन 140 प्लस 38 स्ट्रोंशियम और प्लस 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, स्ट्रोंशियम की द्रव्यमान संख्या हम निकाल लेते हैं। 236 में से 142 माइनस कर देंगे तो यह जाएगा 94। ये लीजिए, देखिए दोनों प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है, इसी को तो हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये लीजिए, देखिए अभी हमने जैसे ये इक्वेशन लिखी तो बेरियम और क्रिप्टॉन दो नए नाभिक बने, पुत्री नाभिक, और इस इक्वेशन से जिनोन और स्ट्रोंशियम बने। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। लेफ्ट साइड में 235 प्लस 1 236 हो गए, 140 और 140 प्लस 94 ये हो गए 234, और 2 न्यूट्रॉन है तो 1 और 1 2, यहां पर 2 आ जाएगा 236। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों तरफ संरक्षित रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर यहां हमने जैसे 2 यहां पर 2 यहां पर, इस प्रकार यहां हमने 2 अलग अलग जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनको दर्शाया है, और कुल मिलाकर 4 उत्पाद नाभिक हमने दर्शाए हैं। परंतु इस प्रकार के 20 से भी अधिक उत्पाद नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होते हैं, जिनके समस्थानिकों की संख्या 100 से भी अधिक है। तो अलग अलग 20 जो पुत्री नाभिक है, उत्पाद नाभिक है, उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल 2 इक्वेशन लिख देंगे, इतना पर्याप्त होगा, और 100 से अधिक समस्थानिक उनके हो सकते हैं। तो ये था नाभिकीय विखंडन। अब इसमें 1-2 बातें और याद रखनी है कि एक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से, एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ध्यान रखें बेटा, एक यूरेनियम 235 का जब विखंडन होगा तो ये जो एनर्जी है, यहां पर हमने एनर्जी लिखा है, यहां पर हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहां जो एनर्जी लिखी है इसकी जगह हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी लिख सकते हैं। एक यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 नाभिक का जब विखंडन होगा, एक नाभिक का जब विखंडन होगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ऊर्जा मुक्त होती है। जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनसे यह पता चला कि 1 किलोग्राम यूरेनियम, 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से, 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10 की घात 14 जूल ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से, 1 किलोग्राम कोयले के दहन से लगभग 10 की घात 7, यानी कि इसका 1/10 की घात 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए 1 किलोग्राम यूरेनियम 1 किलोग्राम कोयले से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, परमाणु बम सभी ने नाम सुना ही होगा। परमाणु बम में कौन सी रिएक्शन होती है? यही नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन वहां होती है, यूरेनियम उसमें उपयोग में लाया जाता है। जैसे 1945 में जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर भी
जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तब वहां पर बहुत जनहानि हुई थी, बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। तो इसकी विनाश लीला तो जापान के दोनों शहरों में हम देख ही चुके हैं कि कितनी एनर्जी मुक्त यहां से होती है। और जो यूरेनियम उस समय यूज किया था, उस यूरेनियम की जो मात्रा थी वो लगभग 920 ग्राम ही मात्रा थी। लगभग 920 या 925 ग्राम मात्रा ही उन दोनों परमाणु बमों में यूज की गई थी, और उससे भी इतनी बड़ी जनहानि हुई है। तो ये काफी विनाशक है। परंतु जो नाभिकीय भट्टी होती है, जो रिएक्टर होते हैं, वहां पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए, विद्युत का उत्पादन भी हम यूरेनियम से या नाभिकीय विखंडन से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। अगर मेरा मैटर सभी को पसंद आया हो तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।